Uh, Class 10 Economics, Chapter 4, Part 2. um, Part 2, factors that हम देखिए factor that have enabled globalization। देखिए यहाँ पर फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, प्रौद्योगिकी आपके यहाँ पर देखिए रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distances possible at lower cost। देखिए यहाँ पर क्या है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति व मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है, इससे ने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। आपको आगे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर क्या कि इवन एक खास बात जो यहाँ पर इवन मोर देखिए क्या इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर्स इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज टेलीग्राफ टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन फैक्स आर यूज टू कॉन्टैक्ट one another around the world, to access information instantly and to communicate from remote areas. This has been facilitated by satellite communication device. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing world of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know. Internet also allows us to send instant electronic mail, email and talk voice mail across the world at negligible cost। देखिए इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास हुआ। वर्तमान समय दूरसंचार कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं टेलीग्राफ टेलीफोन मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपकरणों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आप इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में प्रवेश किया होगा जहाँ जो कुछ भी आप जानते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं। अब के बट वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली कहाँ है। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको कहाँ गया, अब आगे देखिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ देखिए क्या इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्री। लेट अस सी हाउ यहाँ पर देखिए क्या कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कैसे। देखिए इट लुक लाइक, हम जो कहा गया देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस मैगजीन बट व्हाई इजंट माई टेक्स्ट बुक प्रिंटेड लाइक दिस। आई कैन हार्डली रीड द वर्ड्स इन माई बुक। देखिए यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है। मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नो माई चाइल्ड, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट फॉर ऑर्डनरी इंडियंस। देखिए नहीं मेरे बच्चे, छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया
यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, देखिए यहाँ पर क्या यूजिंग आईटी वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर है। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी या मतलब क्या वैश्वीकरण को संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग देखिए यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ये न्यू मैगजीन्स पब्लिश्ड फॉर लंडन रीडर्स इज टू डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट order on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facilities. The designing is done on a computer. After printing it, the magazine are sent by air to London. Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet e-banking. देखिए लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग कर लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है, जहां यहां तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। अब देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अब इन पर विचार करते हैं। यहाँ हम देखिए क्या कि इन द अबव एग्जाम्पल अंडरलाइन द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। देखिए ऊपर देख उदाहरण में आप उत्पादन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित करें। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विथ ग्लोबलाइजेशन? वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ IT? देखिए सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसी जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव होता? देखिए यहाँ पर क्या कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या लिबरलाइज विदेश व्यापार था विदेशी निवेश का उदारीकरण। देखिए विदेश व्यापार था विदेशी निवेश का उदारीकरण। देखिए लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात यहाँ पर थोड़ा सा कीजिए। लेट अस रिटर्न टू एग्जाम्पल ऑफ imports of Chinese toys in India. Suppose the Indian government puts a tax on import of toys. What would happen? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. Because of the tax, buyers will have to pay a higher price on imported toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian market, and imports from China will automatically reduce. Indian toy market will prosper. हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होता है? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट। देखिए टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड ए बैरियर because some restriction has been set up. Government can use trade barriers to increase or decrease regulate foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. यहाँ आप देखिए क्या कि ये कहता है कि आयात पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. This was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. The industries were just coming up in the 1950 decades and 1960 decades, and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up. Thus, India allowed imports of only essential items such as machinery, fertilizers, and petroleum etc. Note that all developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producers through a variety of means. देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योग का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती।
इसलिए देखिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ जैसे मशीनरी उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। अब देखिए आप स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार देखिए यहाँ पर सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। द गवर्नमेंट decided that the time had come for children producers to compete with producers around the globe. It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। यहाँ पर फिर कहते हैं क्या है कि दज बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू ए। यहाँ देखिए दज बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू ए लार्ज एक्सटेंट। दिस मींट दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। अतः विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात या सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाना स्थापित कर सकती थी। देखिए यहाँ फिर कहता है क्या सरकार रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट। यहाँ देखिए इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। देखिए सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शन than before and is therefore used to be more liberal। देखिए व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। यहाँ फिर आपको देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर आपको की गई। लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर आपको है। देखिए आओ इन पर विचार करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरेशन ऑफ फंड। देखिए यहाँ पर इसकी क्वेश्चन मार्क तरह से इसके बाद हम देख लेंगे। अब यहाँ देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, WTO की बात की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरह से देख लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स to foreign trade and investment are harmful. There should be no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies। देखिए हमने देखा कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेशों के निवेश को उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश सभी अवरोधक हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। World Trade Organization WTO। देखिए World Trade Organization WTO is one such organization whose aim is to liberalize international trade. Is started at the initiative of the developed countries. WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. About 160 countries of the world are currently members of WTO। देखिए यहाँ पर क्या विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश आपको विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है।
यहाँ पर एक खास देखिए यहाँ पर क्या कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू liberalize international trade started at the initiative of the developed country. WTO established rules regarding international trade and see that these rules are obeyed. About 160 countries of the world are currently members of the WTO. The WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it's seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade in agriculture product. देखिए यहाँ पर क्या है कि डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ पर व्यापार व्यवहारों पर बात हुआ। देखिए व्यापार व्यवहारों पर बात हुआ था यहाँ पर देखिए वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ए significant portion of the GDP in India. Compare this to a developed country such as the US with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment is a teeny 0.5%, and yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US revive massive sums of money from the US government for production and for export to other countries. Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. The surplus of farm products are sold in other countries' market at low prices, adversely affecting farmers in these countries. Developing countries are therefore asking the developed country government, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money. You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this free and fair trade? आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP का एक महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग अमेरिकी सरकार उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से आपको सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने का, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? यहाँ पर देखिए क्या ए टाइपिकल कॉटन फार्म इन USA कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स owned by a huge corporation that will sell cotton abroad at lower price. यहाँ देखिए क्या ये कहा गया कि एक यहाँ पर इमेज दिया गया। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि है और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के पास है। देखिए हम फिर कहता है कि लेट्स वर्क दिस आउट पीस को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। यहाँ देखिए भारत में आपको वैश्वीकरण का यहाँ पर प्रभाव देखिए इन द 20 ईयर्स। देखिए यहाँ पर क्या इन द 20 ईयर्स देखिए यहाँ पर क्या in the last 20 years globalization of the Indian economy has come a long way. What has been its effect on the lives of people? Let us look at some of the evidence. देखिए क्या विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबा दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban area. There is a greater choice before these consumers who now enjoy improved in quality and lower price for several products. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier.
देखिए विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण एक लंबी दूरी तय की, इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादक को स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड। अब यहाँ देखिए क्या कि अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। अब देखिए फर्स्ट MNCs have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food, or services such as banking in urban areas. These products have a large number of well-off buyers in these industries and services. New jobs have been created. Also, local companies supplying raw materials etc. to these industries have prospered। देखिए अब प्रोस्पीरियड यहाँ देखिए क्या पहला विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सारे इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थ और जंग खाद्य पदार्थ एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों का अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। अब यहाँ देखिए फाइनली द ग्लोबल लाइफ स्टाइल यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। यहाँ देखिए क्या कि अंततः देखिए वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा है। फिर आपके यहाँ पर देखिए कुछ इमेज यहाँ आपको शो किया गया है। देखिए स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर क्या स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया in recent years, the central and state government in India are taking a special step to attract foreign companies to invest in India. Industrial zones called special economic zones (SEZs) are being set up. SEZs are to have world-class facilities, electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities. Companies who set up production units in the SEZs don't have to pay taxes for an initial periods of 5 years. यहाँ पर देखिए क्या कि गवर्नमेंट हैज also allowed flexibility in the labor laws to attract foreign investment. You have seen in chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' rights. In the recent years, the government has allowed companies to ignore many of these. Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers flexibility for short periods when there is intense pressure of work, and this is done to reduce the cost of labor for the company. However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. Now we are ready to invest. देखिए हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है की स्थापना की जा रही। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानून में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा कि असंगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन
पालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य आपको श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के साथ क्या आता है, फिर भी विदेशी कंपनी अभी भी संतुष्ट नहीं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी सेवरल ऑफ टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। दे हैव इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विथ फॉरेन कंपनीज। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves. Tata Motors Automobiles, Infosys IT, Ranbaxy Medicine and Asian Paints, Sundaram Fastens, Nuts and Bolts are some Indian companies which are spreading their operations worldwide. Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. The Indian company producing a magazine for the London-based company and call centers are some examples. Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. यहाँ देखिए क्या है कि दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग बनाया। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस IT, रेनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रचार कर लिए। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनी, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आपको आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। तो फिर देखिए यहाँ पर लेट्स वर्क विद आउट के देखिए हाउ हैज कंपटीशन बेनिफिटेड पीपुल इन इंडिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसको बाद में किया जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए स्मॉल प्रोड्यूसर कम्पीट और पेरिस। देखिए यहाँ पर क्या, छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा को या नष्ट हो जाए। यहाँ पर अच्छा लिखा गया है स्मॉल प्रोड्यूसर कम्पीट और पेरिस, मतलब क्या, छोटे उत्पादक क्या तो प्रतिस्पर्धा करो या तो नष्ट हो जाओ। अब आगे हम देखिए क्या कि फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेज। यहाँ देखिए क्या कि छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा को नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। अब देखिए क्या, राइजिंग कंपटीशन बढ़ती प्रतियोगिता की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर है कि रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस ए क्राइसिस इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट। रवि टूक ए लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स इन 1992 in Hosur and in an industrial town in Tamil Nadu. Capacitors are used in many electronic home appliances including tube lights, televisions, etc. Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. His struggle to run his company started when the government removed a restriction on imports of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. His main client, the television companies used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. However, competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of the imported item was half of the price charged by people like Ravi.
Ravi now produces less than half the capacity that he produced in the year 2000 and has only 7 workers working for him. Many of Ravi's friend in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units. अब देखिए रवि को अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइट, टेलीविजन सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। देखिए अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंध को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थी जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए आपको संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती थी और टेलीविजन सेटों निर्माण करती है। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे उनका आयात करना पसंद करती थी क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्र निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयाँ बंद कर दी। अब आगे यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि बैटरीज कैपेसिटर्स यहाँ देखिए क्या कि बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डायरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स वेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैव बीन hit hard due to competition. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. The small industry in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. अब यहाँ पर देखिए बैटरी संधारित प्लास्टिक के खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ रही है। कई इकाइयाँ बंद हो गई जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं। आज यहाँ पे क्या कि लेट्स वर्क दिस आउट में यहाँ पे कहा गया इसका हल कर इन पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो कहा गया पहली बात यहाँ पे देखिए व्हाट आर द वेज इन विच रवि स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स वर अफेक्टेड बाय द। अब यहाँ पे आगे यहाँ पर है एक क्वेश्चन से बाद में किया जाएगा। अब देखिए कंपटीशन एंड अनसर्टेन, देखिए अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर की गई है। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, देखिए प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। अनिश्चित रोजगार की बात यहाँ पर की गई। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। देखिए यहाँ पर क्या कि प्रतिस्पर्धा यहाँ देखिए क्या कि प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार की बात यहाँ पर की गई है। देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड देखिए कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार यहाँ पर है। देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सबस्टेंटली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन। मोस्ट एम्प्लॉयर्स these days prefer to employ workers flexibly and this means that workers job are no longer secure। देखिए यहाँ पर क्या कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। देखिए let us see how the workers in the garment export industry in India are having to bear this pressure of competition। देखिए अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव कैसे सहन कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ इमेज आपको शो किया गया है कि फैक्ट्री वर्कर्स फोल्डिंग गारमेंट्स फॉर exports through globalization has created opportunities for paid work for women and the condition of employment so that women are denied their fair share of benefits। जब आगे यहाँ पे कहा गया
देखिए लार्ज एमएनसी, यहाँ जो देखिए लार्ज एमएनसी देखिए क्या है कि लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स. These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. To get these large orders, Indian garment exports try hard to cut their own cost, as cost of raw materials cannot be reduced. Exporters try to cut labor cost, where earlier a factory used to employ workers on a permanent basis. Now they employ workers only on a temporary basis, so that they don't have to pay workers for the whole year. देखिए workers also have to put in very long working hours and work night shift on a regular basis during the peak season. Wages देखिए यहाँ पर क्या कि wages are low and workers are forced to work overtime to make both ends meet. यहाँ देखिए क्या कि देखिए अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी देखिए अमेरिका और वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तु की आपूर्ति के ऑर्डर देती है. विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तु खोजती है. इन बड़े ऑर्डर को प्राप्त करने के भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं. चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं. जहाँ पर कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े. श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटे तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है. मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए क्या कि while this competition among the garment exporters has allowed to MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. यहाँ पे जो कहा गया देखिए थोड़ा सा, हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है. फिर आपको आगे यहाँ पे है कि देखिए एक गारमेंट वर्कर की यहाँ पर कहानी दी गई, एक कपड़ा श्रमिक की यहाँ पर कहानी है. देखिए यहाँ पर क्या 35-year-old सुशीला हैज स्पेंट मैनी ईयर्स हैज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली. शी वाज एम्प्लॉयड हैज ए परमानेंट वर्कर्स एंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंस फंड ओवर टाइम एट डबल रेट. व्हेन Sushila's factory closed in the late 1990 decade. After searching for a job for 6 months, she finally got a job 30 kilometers away from where she lives. Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of the what she was earning earlier. सुशीला यहाँ देखिए क्या कि सुशीला 6 months after researching for a job for 6 months, she finally got a job 30 kilometers away from where she lives. Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of the what she was earning earlier. Sushila leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. 8 day off. देखिए आप 8 day off from work means no wage. She has none of the benefit she used to get earlier. Factories closer to her home have widely fluctuating orders and therefore pay even less. देखिए 35 वर्ष से सुशीला दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया. जब वो एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगुनी मजदूरी का हकदार थी. जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंत उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला. कई वर्ष अब यहाँ देखिए उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर. फिर यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे आपको कि 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला. कई वर्ष तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वो एक अस्थायी श्रमिक अस्थायी श्रमिक और पारित नाम आदेश भी कम वेतन पाती है. वह सप्ताह के 7 दिनों में सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती और शाम 10 बजे वापस आती है.
एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है, एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्री को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं। उसके घर के समीप की फैक्ट्री को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वे कम वेतन भी देती है। अब आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कि द कंडीशन ऑफ वर्क, देखिए द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब, हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब। यहाँ पर देखिए जो आपको कहा गया कि द कंडीशन, देखिए द कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब अबव हैव बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विस इन इंडिया। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मोर ओवर increasingly condition of work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. Workers in the organized sector such as Susira no longer get the protection and benefits that they enjoyed earlier. उपरोक्त कार्य परिस्थितियों, देखिए उपरोक्त कार्य परिस्थिति और श्रमिकों की कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित है। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ, देखिए यहाँ पर यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वह पहले उपभोग करती थी। देखिए यहाँ पर द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, द स्ट्रगल न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष की बात की गई है। देखिए न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष। यहाँ पर आपको देखिए द अबव एविडेंस, देखिए द अबव एविडेंस इंडिकेट्स द अबव एविडेंस, यहाँ हम देखिए क्या है कि द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट्स। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नो ए रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. यहाँ पर देखिए क्या है कि द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन ensure that labor are properly implemented and the workers get their rights. It can support a small producer to improve their performance till the time they become strong enough to compete. If necessary, the government can use trade and investment barriers. If it can negotiate at the WTO for fair rules. It can also align with other developing countries with a similar interest to fight against the domination of developed countries in WTO. In the past few years, massive campaigns and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. देखिए उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण और सभी के लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। फिर देखिए सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए गए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। देखिए अधिक जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा।
देखिए विगत कुछ वर्षों में, देखिए यहाँ पर क्या है, विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठन के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहाँ एक इमेज आपको शो किया गया, देखिए ए डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकॉन्ग 2005। देखिए 2005 में आपको क्या 2005 में आपके यहाँ पर हांगकॉन्ग में एक आपको प्रदर्शन हो रहा था, उसका यहाँ पे इमेज दिया गया है। अब इसका समरी देखिए, समिंग अप देखिए मतलब सारा देखिए, इन दिस चैप्टर वी लुक एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। दिस इज हैपनिंग थ्रू अ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। In the globalization process, more and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production. As a result, production is being organized. यहाँ देखिए क्या कि हैज़ अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन कम्प्लेक्स वे। टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड ए बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ फैसिलिटेड ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्ट। देखिए एट द इंटरनेशनल लेवल WTO has put pressure on developing countries try to liberalize trade and investment. While globalization has benefited well of consumers and also producers with skill, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of the rising competition. Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. तो यहाँ पर सारांश में आपको कहा गया, देखिए क्या इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हो। परिणाम उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किए जा रहा है। क्या देखिए देशों के बीच, यहाँ देखिए क्या कि देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन व्यापार और निवेश उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। फिर देखिए कि जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। तो यहाँ से देखिए पूरी तरह से आपका अध्याय फिनिश होता है।